नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 7वीं की पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज लेकर, जो कि विनीता पांडे जी द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है, यानी एक इंटरव्यू है, जो कि विनीता पांडे जी ने ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जाहिर सी बात है, इंटरव्यू फेमस लोगों का ही लिया जाता है, यानी सेलिब्रिटीज का ही इंटरव्यू लिया जाता है। प्रस्तुत पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर वनिता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। इसमें लेखिका ने धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। दोस्तों, पाठ पठन कार्य शुरू करने से पहले वनिता जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हिंदी पत्रकारिता जगत में वनिता पांडे का नाम शीर्ष पत्रकारों में लिया जाता है। सच्ची पत्रकारिता के सभी गुणों से युक्त वनिता की पत्रकारिता के प्रति सोच एवं रुझान देखते ही बनता है। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बिना डरे संकोच किए बिना बड़े बड़े विख्यात लोगों का साक्षात्कार लेकर अपनी हिम्मत एवं साहस का लोहा मनवाया है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज इनके द्वारा लिया गया एक ऐसा ही साक्षात्कार है। तो दोस्तों, पाठ पठन कार्य शुरू करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। पाठ पठन आपका पाठ है 18 धनराज के तुनक मिजाज हो गया संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार वनिता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। वनिता खिलाड़ी पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई।
मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशियन कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व है से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्यम कार्वलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैं महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए
हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? खाकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो दोस्तों, आशा है आपको ये साक्षात्कार समझ आया होगा, जिसमें हमें पता चलता है कि कठिनाइयों को विनम्रता से हल किया जा सकता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र ही रहना चाहिए। जैसे फल से लदा एक पेड़ झुका रहता है। तो दोस्तों, आगे साक्षात्कार से कुछ प्रश्न है, कुछ है साक्षात्कार से और कुछ है साक्षात्कार से आगे, और कुछ अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। भाषा की बात है दोस्तों, ये हम करेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।